कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग क्लास। आज के लेक्चर में हम आप लोग कैसे हो दोस्तों? आप लोग वीडियो देख रहे हो। आज के लेक्चर में हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। किसके बारे में? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, किस तरह से है, हम वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से समाज को हम उठाते हैं। किसको उठाते हैं? समाज। जब दो या दो से अधिक लोग दोस्तों एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपस में मिलते हैं तब समाज का निर्माण होता है। दोस्तों जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपस में मिलते हैं तो समाज का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे सामाजिक धार्मिक। धर्म क्या है दोस्तों? धर्म का मतलब होता है धार्यते इति धर्म। धार्यते इति धर्म यानी अच्छे कर्तव्य को धारण करना धर्म कहलाता है दोस्तों। और सुधार आंदोलन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, यानी प्रत्येक समाज अपने को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए, अगर इसकी हम बात करें तो प्रत्येक समाज अपने को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? नियम व कानून बनाता है। क्या बनाता है बताओ जरा? नियम। यह प्रत्येक समाज बनाता है दोस्तों। तो जो नियम कानून बनाता है दोस्तों, यह नियम कानून ही उस समाज का धर्म कहलाता है। ध्यान रखना, हिंदू धर्म का मतलब ये पूजा पाठ नहीं होता दोस्तों। हिंदू धर्म का जो मेन मीनिंग है दोस्तों, वो अच्छे कर्तव्यों को धारण करना। अच्छे कर्तव्य क्या है? जो समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे है, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस तरह से कार्य करना चाहिए और हमेशा हर एज में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। इस तरह से हर व्यक्ति के दोस्तों कुछ कर्तव्य होते हैं जो समाज के द्वारा बनाया गया है, वो हर व्यक्ति को करना पड़ता है दोस्तों। इसी कर्तव्य को हम, इसी नियम कानून को दोस्तों हम धर्म के अंदर रखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि हमारा धर्म है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो इस तरह से जो हमारे नैतिक कर्तव्य है दोस्तों वो धर्म है। अब समाज के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों, समाज के डेवलपमेंट के लिए ही ये नियम कानून बनाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन एक समय के बाद दोस्तों ये नियम कानून अस्तित्वहीन हो जाते हैं। ये नियम कानून क्या हो जाते हैं दोस्तों? अस्तित्वहीन हो जाते हैं। यानी जिस तरह से व्यक्ति का विकास होता है दोस्तों, उसी तरह से समाज का, यानी व्यक्ति के विकास के साथ ही दोस्तों समाज का भी विकास होता है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी समय में हमारे देश में सती प्रथा की जरूरत थी दोस्तों। ध्यान रखना, कोई भी समाज के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनते हैं दोस्तों, वो कभी भी खराब नहीं होते, बल्कि उनका सुव्यवस्थित तरीका समय के अकॉर्डिंग वो मीनिंगलेस हो जाता है, वो अलग बात है दोस्तों। जैसे सती प्रथा दोस्तों, सती प्रथा हमारे समाज की एक कुप्रथा थी, लेकिन जिस समय बनाई गई थी दोस्तों उसका मीनिंग पॉजिटिव था, निगेटिव नहीं था। सती प्रथा है। इसी प्रकार से बाल विवाह है दोस्तों, चाइल्ड मैरिज, बचपन में बच्चों का विवाह कर लिया जाता था दोस्तों, ये भी पॉजिटिव था। लेकिन अब समय, उस समय जिस समय बनाया गया तो उस समय तो अच्छा था, लेकिन समय के अकॉर्डिंग खराब हो गया। इसी तरह से और क्या है दोस्तों? पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा जिस समय हमारे देश में, आप लोग जानते हैं, एक एग्जाम्पल की 1500 अकबर जब हमारे देश में आता है दोस्तों तो 1564 में पर्दा प्रथा को समाप्त करता है दोस्तों। जब अकबर आता है तो हमारे देश में 1562 में मीना बाजार आरंभ किया था दोस्तों। मीना बाजार में, मीना बाजार की कंडीशन आप लोग जानते हो,
उसी को सॉल्ट आउट करने के लिए दोस्तों हमारे हिंदू समाज में पर्दा प्रथा आया है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से जितने भी प्रथाएं आती हैं दोस्तों, एक निश्चित समय में वे प्रथाएं समाज के लिए हितकर होती हैं, अच्छे के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो मीनिंगलेस हो जाती हैं, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। नई प्रथा को लाने की जरूरत होती है, उसी प्रथा से संबंधित जो नई प्रथा, पुरानी प्रथा को समाप्त करना, नई चीजों को लाना, उसी के संदर्भ में जो हमारे विचारकों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा जो सुधार की प्रक्रिया लाई गई है दोस्तों, उसी को हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों देखते हैं। अब यहां से आप लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों होते हैं दोस्तों। ये हमेशा होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आज की प्रक्रिया है, हमेशा समाज का डेवलप होगा। नई चीजें दोस्तों हटती जाएंगी, पुरानी चीजें हटेंगी, नई चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी। ये हमेशा एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता रहेगा दोस्तों। अच्छा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो होते हैं दोस्तों, इसके 3 तथ्य होते हैं। कितने तथ्य होते हैं? ये सिविल में, मेंस के एग्जाम में ये लगातार ये लिखने के लिए भी आता है, उसके साथ आपके इंटरव्यू वगैरह में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो 3 प्रमुख तथ्य हैं वो क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो बेस है यह 3 आधार पर टिका हुआ है। क्या क्या? नंबर 1, पुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी पहला बेस है। नंबर 2, यथास्थितिवाद। चालू कर दो, ये लाइट चालू कर दो। यथास्थितिवाद। और तीसरा जो बेस है दोस्तों, पाश्चातीकरण। अच्छा दोस्तों, वेस्टर्नाइजेशन यानी पुनरुत्थान यानी पुनः इंप्रूवमेंट करना। पुनरुत्थान क्या होता है? पुनरुत्थान का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना। यानी जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दिखाई पड़ते हैं, जो हमारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट के जो रिफॉर्मर थे दोस्तों, उन्होंने जो पुरानी परंपरा थी, रूढ़वादी परंपरा, उसमें सुधार करने की बात की है। और जो सुधार करने की बात की है दोस्तों, उसी को हम पुनरुत्थानवादी के अंतर्गत देखते हैं। जैसे सती प्रथा हो गया, बंद कर दो दरवाजा। सती प्रथा हो गया, इसके साथ हो गया विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत, पर्दा प्रथा आदि ऐसे प्रथाएं थी कि एक समय तक अच्छी थी, बाद में उनमें सुधार की जरूरत हुई, उसके लिए आंदोलन हुआ। यह आंदोलन दोस्तों ब्रह्म समाज राजा राम मोहन के आंदोलन में, स्वामी दयानंद सरस्वती के आंदोलन में, और इसके साथ स्वामी विवेकानंद के आंदोलन में भी दोस्तों पुनरुत्थानवादी विचारधाराएं दिखाई पड़ती हैं। दूसरा बेस है दोस्तों यथास्थितिवाद। यथास्थितिवाद क्या होता है दोस्तों? यथास्थितिवाद विचारक ये बताते हैं दोस्तों कि समाज जब कोई नियम और कानून बनता है दोस्तों, वह नियम कानून हमेशा के लिए अच्छा होता है, लेकिन उस नियम कानून में दोस्तों समय के अकॉर्डिंग कुछ निगेटिव चीजें ऐड हो जाती हैं। अब जब निगेटिव चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं तो इससे समाज में विस्फोट होता है। जैसे उदाहरण से समझना दोस्तों कि यथास्थितिवाद क्या बताता है। जैसे हिंदू धर्म का बेस क्या है दोस्तों? हिंदू धर्म का जो बेस है, हिंदू रिलीजन डिपेंड है अपने कर्म पर। हिंदू धर्म में यह था कि कोई ब्राह्मण, जैसे हम पहले अगर बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, उसमें अच्छे से यह बताया गया है दोस्तों कि वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया था कि हिंदू रिलीजन में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है दोस्तों, ये अपने कर्म से होते थे। ऐसा नहीं है ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण रेडीमेड होगा, ऐसा नहीं था। यानी जिसमें अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्तव्य होंगे, समाज के लिए ज्यादा कर्तव्य करेगा, दया होगा, क्षमा होगा, अच्छे विचार को जो धारण करेगा वो ब्राह्मण होगा दोस्तों। ठीक उसी तरह से दूसरा जो पायदान पे है क्षत्रिय है। क्षत्रिय क्या है? समाज को सुरक्षित रखने का काम करेगा दोस्तों, पहला काम, और समाज को नियंत्रित करने का कार्य करेगा, 2 कर्तव्य का निर्वहन। ब्राह्मण 6 कर्तव्य, क्षत्रिय 2 कर्तव्य। वैश्य है 1 कर्तव्य व्यवसाय, और शूद्र कुछ कार्य नहीं करेगा, इसलिए वो सबकी सेवा करेगा। तो दोस्तों ये 4 भाई है।
और ये 4 भाई में ये जरूरी नहीं होता कि ब्राह्मण का लड़के में अगर क्षत्रिय का गुण आ गया तो क्षत्रिय बन जाएगा, वैश्य का है तो वैश्य, शूद्रा का आ गया शूद्रा। यानी ये बर्थ पे नहीं दोस्तों, ये कर्म पर डिपेंड होता था। लेकिन बाद के समय में क्या हो गया दोस्तों, ये जन्म पर डिपेंड हो गया। अब जब जन्म पे डिपेंड हो गया दोस्तों, तो ऐसे विचार आने लगे कि ब्राह्मण का बेटा रेडीमेड ब्राह्मण होगा दोस्तों, और इसी विचारधारा से ब्राह्मण की सर्वोच्चता सिद्ध होने लगी दोस्तों, जिसके कारण हमारे देश में जैन मूवमेंट, बौद्ध धर्म, इस तरह से 62 संप्रदाय का उदय दिखाई पड़ता है दोस्तों, छोटे बड़े, जिसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्रमुख है दोस्तों। और ये सभी क्षत्रिय हैं दोस्तों, इन्होंने अलग विघटन किया, अलग धर्म का निर्माण किया। अगर हमारा धर्म प्रॉपर होता तो ऐसी सिचुएशन ना आती दोस्तों। फिर इसी तरह से कालांतर में आप जानते हैं कि सिखिज्म का जन्म हुआ दोस्तों, और सिखिज्म के बाद सिखिज्म में भी उपधर्म का, बहुत सारे धर्मों का निर्माण हुआ दोस्तों। तो ये सब जो निर्माण हो रहा है दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यही है कि हम अपने बेस से हट चुके हैं दोस्तों। तो इस विचार को मानने वाले जो थिंकर्स थे, उन्हीं को यथास्थितिवाद विचारक के रूप में दोस्तों जाना जाता है। अच्छा, एक चीज और हमारे मन में आती है दोस्तों, आज देखिए जब प्राचीन काल की बात करेंगे तो हमारे देश में म्लेच्छ हो गए, शक हो गए, कुषाण हो गए, ये ट्राइबल्स थे दोस्तों। ये हमारे देश में आक्रमण करते थे, हमारे यहाँ की लड़कियों से शादी करते थे। इनके जो बच्चे होते थे दोस्तों, उनमें गंदे नेचर, अच्छे नेचर दोनों आते थे। क्योंकि इंडियन कल्चर दोस्तों हमेशा से सिविलाइज्ड कल्चर था, और जब वे अनसिविलाइज्ड कल्चर दोस्तों हमारे समाज, चूंकि वे लोग जब शादी करेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड दोनों नेचर आएंगे, तो समाज में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए उस पीरियड में छुआछूत परंपरा को लाया गया दोस्तों, कि अब छुआछूत होगा, ऐसे लोगों को समाज से बाइकाट रखा जाएगा दोस्तों। अब देखिए, उस समय के लिए समाज को बचाने के लिए वो अच्छे थे, लेकिन बाद में वो मीनिंगलेस हो गए। जब मीनिंगलेस हो गए, अब छुआछूत की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, अब सभी समान है, अब ऐसे कुछ भी सिचुएशन नहीं है, अब उनमें पुनरुत्थानवादी हो गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आई, यथास्थितिवाद। इसी तरह देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने साफ सुथरा इसमें यथास्थितिवाद का उन्होंने समर्थन करके ये बताया है दोस्तों कि आज हमारे हिंदू धर्म में छुआछूत, जात पात, ऐसी जो कुप्रथाएं, नेगेटिव थिंकिंग है दोस्तों, इसके कारण हिंदू समाज का जो नीचे पायदान का जो तबका है, जिसे हम वैश्य या शूद्रा के नाम से जानते हैं दोस्तों, शूद्रा के नाम से जानते हैं, आज उसे जब हिंदू धर्म में उसका रिस्पेक्ट कम होता दिखाई देता है दोस्तों, तो वह ईसाई क्रिश्चियनिटी को या इस्लाम को बड़े पैमाने पर स्वीकार करता है। आप जानते हैं इंग्लिश मिशनरी आती हैं, कन्वर्जन कराती हैं, और इसके पैमाने पे, बड़े पैमाने पे विद्रोह होता है। तीसरा दोस्तों, पाश्चात्यकरण पे बात करेंगे। पाश्चात्यकरण का मतलब होता है वेस्टर्नलाइजेशन दोस्तों। ये क्या, कौन सी विचारधारा है? इस विचारधारा के अंतर्गत ये बताया गया है दोस्तों कि हमें पश्चिम की चीजों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भारत है ये पूर्व का देश है, ठीक है, भारत, चाइना, ये सब पूर्व के देश है। पश्चिम में जैसे ब्रिटेन हो गया, पूरा यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये हमारे पश्चिम में है, इसलिए उन्हें पश्चिम का देश कहते हैं। अब उनके कल्चर को स्वीकार करना, तो उनकी सभ्यता को स्वीकार करना, उनके चीजों को स्वीकार करना, ये पाश्चात्यकरण कहलाता है दोस्तों। अब देखिए, पाश्चात्यकरण के जो विचारक हैं दोस्तों, ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। यानी इसका जो विचार है दोस्तों, इस पाश्चात्यकरण के कारण हमारे समाज में दोस्तों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव। सकारात्मक में जैसे पाश्चात्यकरण का ही रिजल्ट है दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा हमारे समाज में है। आज अंग्रेजी शिक्षा के कारण हम लोग विश्व से जुड़ गए। दूसरा कारण क्या हो गया? बंधुत्व की भावना हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, समानता हो गया, चाहे जो भी, सब इक्वलिटी होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो पाश्चात्यकरण का पॉजिटिव है दोस्तों, जो हमारे समाज में दिखाई पड़ता है, और हमारा समाज डे बाय डे ग्रो करता है दोस्तों। लेकिन नकारात्मक भी दिखाई पड़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म को हमने नैतिक कर्तव्य बताया दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो कॉन्फ्रेंस में इसी धर्म पर डिफिनेशन दिया था दोस्तों। तो ध्यान रखिए, धर्म का मतलब क्या है? पॉजिटिव कर्तव्य, यानी जो समाज के द्वारा कर्तव्य उसको पालन करना। अब इसमें नकारात्मक कहां से आया, इसको जरा देखेंगे। देखिए, हमारा जो समाज था दोस्तों, हमारे हर व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, दो जरूरत होती है दोस्तों। एक आर्थिक होती है
आर्थिक और दूसरा क्या होती है दोस्तों, धार्मिक। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोस्तों हम जानते हैं कि अगर एक आप वर्तमान में देखें तो समाज काफी इंप्रूव हो चुका है दोस्तों, लेकिन अगर एक वास्तविक चीज को अगर हम लोग एनालिसिस करें दोस्तों, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य करना पड़ता है, एक आर्थिक एक धार्मिक। यानी हम लोग चाहे जो भी कर लें दोस्तों, कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें दोस्तों, लेकिन हमको पैसा कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम धन अर्जन नहीं करेंगे दोस्तों तो हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। इसलिए हर व्यक्ति का अर्थ सबसे इंपॉर्टेंस है दोस्तों। और दूसरा चीज होता है धर्म दोस्तों। चूंकि अर्थ कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के लिए हम लोग दिन रात स्ट्रगल करते हैं दोस्तों। जब दिन रात स्ट्रगल करते हैं दोस्तों तो ऊपर से प्रेशर, नीचे का प्रेशर और प्रेशर, और हम लोग हमेशा प्रेशर ही प्रेशर, पूरी तरह से प्रेशराइज हो जाते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, इस प्रेशर में हमें बचाने का काम कौन करता है दोस्तों, हमारे धर्म करते हैं। आप देखिए एक उदाहरण बता रहे हैं, धर्म क्या है दोस्तों, नैतिक कर्तव्य। जैसे सपोज करिए दोस्तों, एक उदाहरण से हम पेश कर रहे हैं कि ए नामक एक व्यक्ति है। ए जो व्यक्ति है वो 1 लाख रुपए सैलरी पाता है। कितना दोस्तों, 1 लाख सैलरी पाता है। लेकिन ये कहां पर है, ये मान लेते हैं 1 लाख सैलरी पा रहा है और घर से 100 किलोमीटर दूरी जॉब कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अब 1 लाख जब ये सैलरी पा रहा है, ये मान लेते हैं एक साइड इंस्पेक्टर है, 1 लाख रुपए सैलरी पा रहा है। अगर दोस्तों वह 1 लाख सैलरी वाला व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्य का पालन कर रहा है, भले ही कितना प्रेशर पड़े, लेकिन जब घर पे आता है दोस्तों तो माँ का कर्तव्य, बहन का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, कुछ ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और सभी लोगों से मिलने के कारण उसका जो मानसिक जो असंतुलन था दोस्तों, हैप्पीनेस में बदल जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी प्रेशर होते हैं फैमिली में, हमारे प्रेशर समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है दोस्तों। लेकिन जब तो ये सब कौन दिया हमें, ये सब हमारा परिवार दिया दोस्तों। हमारे परिवार के जो लोग हैं वहां पे हमें मेंटली हैप्पीनेस हुआ। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जब हम पाश्चात्यकरण को देखेंगे तो वहां पे क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग एकाकी परिवार का निर्माण होगा, एकाकी परिवार का मतलब होता है दोस्तों कि हस्बैंड वाइफ बच्चे ही रहेंगे, उनके माता पिता भाई बहन से कोई कंक्लूजन नहीं होगा। तो अगर माँ बाप से कोई लगाव नहीं है दोस्तों, सबसे दूरी बन गई है, तो एक समय के बाद जो उनको हैप्पीनेस मिलना चाहिए, वो जो हैप्पीनेस माता पिता भाई बहन सबसे मिलता है दोस्तों, वो जब अछूता हो जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं टूटता चला जाता है और उसके अंदर निगेटिव चीजें आने लगती हैं। एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा पाश्चात्यकरण में और क्या निगेटिव है दोस्तों, आज ओपन कल्चर। आज देखिए दोस्तों, आज हमारे पाश्चात्यकरण के कारण ही दोस्तों हमारा जो एक समाज सुव्यवस्थित सभ्य समाज था, सिविलाइज्ड समाज था, लेकिन आज धीरे धीरे ओपन कल्चर होने के कारण हमारे समाज में दोस्तों वेश्यावृत्ति का आवरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ रेप की घटनाएं और भी बहुत सारी निगेटिव चीजें हमारे समाज में डे बाय डे दिखाई पड़ रही हैं। उन सब का कारण कहीं न कहीं ओपन कल्चर ही है दोस्तों। अगर ओपन कल्चर ना होता तो पहले ऐसी सिचुएशन क्यों थी। पहले हमारे थिंकर्स वेस्टर्न कंट्री में जाने पे भी मना करते थे, लेकिन बाद में आप सब लोग जाना पसंद करते हैं। तो इन सबके जो निगेटिव थिंकिंग्स हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे समाज पर निगेटिव असर डाल रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग तीनों तथ्य को अच्छे से एनालिस कर लिए दोस्तों। अब हम लोग वन बाय वन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो पुरोधा थे दोस्तों, उनको हम लोग अवलोकन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से थिंकर्स हैं दोस्तों, उनकी कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। वन बाय वन हम सबके आगे रेखांकित करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आज के चैप्टर में हम राजा राम मोहन राय, किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, राजा राम मोहन राय। दोस्तों पहले इनके बारे में थोड़ा बेसिक चीज जान लेते हैं। इनका नाम था राम मोहन। क्या नाम था दोस्तों, राम मोहन। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर सेकेंड जो मुगल शासक था दोस्तों, यानी बहादुर शाह जफर के जो पिताजी थे, उनका नाम अकबर द्वितीय था दोस्तों। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है। अब जो राय की उपाधि है दोस्तों, राय रावत राणा, राय रावत राणा, ये बड़े जमींदारों को उपाधि दी जाती थी दोस्तों।
और जो राजा राम मोहन राय के जो पिताजी थे उनको बंगाल के शासक मुबारक उद्दौला ने दोस्तों राय की उपाधि दे दी। और जब पिता को उपाधि दे दी दोस्तों तो ये बेटे में जन्मजात चलता रहा, तब इनका नाम पूरा हो गया राजा राम मोहन राय। इनका अब हम लोग जन्म के बारे में देखेंगे दोस्तों। जन्म इनका 1774 में हुआ था। कहां दोस्तों? पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर विलेज में हुआ था दोस्तों। कहां? राधानगर जिले में हुआ था। एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। किस परिवार में हुआ था दोस्तों? एक ब्राह्मण परिवार में 1774 में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था दोस्तों। अच्छा, यहां पे राजा राम मोहन राय के बारे में एक बेसिक चीज और जान लेना है दोस्तों। इनका जन्म हुआ, अब इनका जो प्राइमरी एजुकेशन था दोस्तों वो तो बंगाल में हुआ, और जो हायर एजुकेशन था दोस्तों वो कहां हुआ? वाराणसी और पटना में। अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, जो वाराणसी पटना उस समय था दोस्तों वही स्थिति थी जैसे आज का कैम्ब्रिज वगैरह है, ऑक्सफोर्ड में लोग पढ़ने जाते हैं, उसी तरह से वाराणसी और पटना हुआ करता था दोस्तों। जब ये उच्च एजुकेशन प्राप्त करते हैं दोस्तों, विभिन्न सब्जेक्ट का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अध्ययन करने के बाद जब राजा राम मोहन राय जी अपने घर वापस आते हैं दोस्तों, चूंकि उच्च क्लास के थे तो इन्होंने हिंदू समाज में बहुत सारी निगेटिविटी देखी, हिंदू समाज में बहुत सारी बुराई देखी दोस्तों। जैसे सबसे प्रमुख बुराई थी सती प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, पोली मैरिज, यानी एक व्यक्ति कम से कम 10 से 15 शादियां करता था दोस्तों। इस तरह से बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे समाज में व्याप्त थी दोस्तों। तब राजा राम मोहन राय ने ये पहले ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जो इसमें सुधार करने की बात करते हैं, कहते हैं ये सब चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेकिन आप लोग जानते हो कहना अलग चीज होता है, कोई व्यक्ति जब सुधार के लिए बीड़ा उठाता है दोस्तों तो इतना आसान नहीं होता। व्यक्ति वही फेमस होता है दोस्तों जिसके ऊपर आप बीती होती है, आप बीती होने के बावजूद ही व्यक्ति अच्छा वर्क करता है दोस्तों। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने कुछ ऐसा काम किया दोस्तों, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे वर्क किए दोस्तों। 1809 में दोस्तों उन्होंने तोहफात उल मुवाहिद्दीन, तोहफात उल मुवाहिद्दीन, तोहफात उल मुवाहिद्दीन एक पुस्तक पब्लिश किया दोस्तों। इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया कि जो हमारे धर्म में पोलीवर्शिप है, यानी हमारे देश में कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33,000 कोटि देवता हैं, तो दोस्तों इसके बारे में उन्होंने बताया कि नहीं, 33,000 देवता नहीं है, बल्कि एक देवता है, उन्हीं को हम अलग अलग रूपों में मानते हैं। अतः अच्छा ये होगा, बेस्ट ये होगा, अच्छा ये होगा कि हम एक देवता को माने, यानी एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की उपहार, एकेश्वर माने वन गॉड थिंग्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया दोस्तों। 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक की रचना की। किसकी रचना? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। अच्छा, ये जो पुस्तक थी दोस्तों ना, इसमें इन्होंने ईसा के संदेश के बारे में बताया था दोस्तों। ईसा मसीह जी का संदेश क्या है इसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके रियल फैक्ट पे दोस्तों। कुछ घटनाओं पर हम लोग अवलोकन करेंगे दोस्तों। एक्चुअली में उस समय ये उच्च क्लास से बिलोंग करते हैं दोस्तों। उस समय धर्म बहुत ज्यादा हावी था, और जैसे सती प्रथा, यानी सबको सती होना पड़ता था दोस्तों उच्च क्लास की महिलाओं को। 1811 में इनके यहाँ भी एक घटना घटित हुई दोस्तों। इनके बड़े भाई यानी राम मोहन जी के बड़े जो भाई थे वो स्वर्गवासी हो गए दोस्तों। अब जब स्वर्गवासी हो गए, जो राम मोहन से कुछ ही साल बड़े थे दोस्तों, तो इनकी भाभी को क्या होना पड़ा? इनकी भाभी को दोस्तों सती होना पड़ा। अब देखिए, इनकी भाभी को सती होना पड़ा दोस्तों। अब जब इनकी भाभी सती होती है दोस्तों, तो चूंकि उच्च क्लास के हैं तो डेड बॉडी के साथ बहुत सारे लोग, पूरे कबीले के लोग जाएंगे, बहुत बड़ा एरिया के लोग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दो चीजें होती है दोस्तों। अभी तक इनकी जो भाभी थी
यानी उच्च क्लास की है, तो पर्दा प्रथा इतना ज्यादा हावी था दोस्तों कि कहा जाता था कि घर से दुल्हन बन के आएंगी और अर्थी के रूप में घर से बाहर जाएंगी। यानी कहने का मतलब एक चीज ये है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाया जाता था, पर्दा करके जाना पड़ता था। और आज क्या कंडीशन हो गई? आज ये कंडीशन हो गई कि सबके सामने सती होना पड़ रहा है। तो एक तरफ दोस्तों तो जिंदा जी यानी जीते जी जलाया जा रहा है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा हैवानियत की चरम सीमा है दोस्तों। तो दूसरी तरफ उनका जो अभी तक घूंघट में रहती थी, आज क्या हो गया कि घूंघट खत्म हो गया दोस्तों समाज के सामने। तो ये दो विचार थे दोस्तों, इन्हीं दो निगेटिव विचार के अगेंस्ट में दोस्तों ये इनके हृदय को पूरी तरह से झकझोर देता है दोस्तों। और ये बीड़ा उठाते हैं कि मैं अब कोई भी महिला सती नहीं होगी, मैं सती को हमेशा बचाने का प्रयास करूंगा। और इसी इनके जो अंदर की जो हिलोले थी दोस्तों, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए इनको पूरी तरह से एक्टिव करती है दोस्तों। बाद में कबीले के द्वारा इनका विरोध भी होता है, लेकिन जब कुछ लोग इनके साथ मिल गए दोस्तों, तो 1818 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध में बिगुल बजाना शुरू कर दिया दोस्तों। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1829 रूल नंबर 17 दोस्तों, रूल नंबर 17 के 1829 रूल नंबर 17 के अंदर दोस्तों सती राजा राम मोहन राय के ही प्रभाव से लॉर्ड विलियम बेंटिंग, गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा को प्रतिबंधित कर देता है दोस्तों, रूल बना देता है। और ये राजा राम मोहन राय की ये पहली विजय थी दोस्तों। अच्छा, एक चीज और यहीं पे एक कथन को हम जोड़ देते हैं दोस्तों। जैसे ही राजा राम मोहन राय पहली बार ये जीत जाते हैं, मतलब पहली बार अपने स्टेटमेंट में ये सफल हो जाते हैं दोस्तों, तो जो अभी तक इनके समाज के लोग, इनके फैमिली के लोग, खुद इनकी वाइफ भी दोस्तों इन्हें निगेटिव नजर से देख रही थी, जब इन्होंने सती यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सती प्रथा को नियम कानून बनवाने का एक महान कार्य किया दोस्तों, उसके बाद ये घर और समाज के लिए एक रिस्पेक्टिव पर्सन बन गए थे दोस्तों। इसी पर्सन के कारण जो ये था दोस्तों अकबर द्वितीय, जो हमने आगे बताया था दोस्तों, अकबर द्वितीय मुगल शासक था दोस्तों। अकबर द्वितीय का ना काफी समय से पेंशन रुका था दोस्तों। क्या रुका था? पेंशन। काफी दिन से न तो पेंशन मिल रहा था और न तो बढ़ा हुआ पेंशन मिल रहा था। तो यही अकबर द्वितीय दोस्तों इसी बात को लेकर राजा राम मोहन राय से मिलता है, कहता है कि राम मोहन जी मेरा ब्रिटेन जाइए, आप मेरा पेंशन दिलवा दीजिए, उसकी वजह में हम आपको कुछ पैसा देंगे दोस्तों। लेकिन चूंकि उस समय हमारा जो समाज था दोस्तों, वेस्टर्न कंट्री जाना, समुद्र पार करना अपने आप में बहुत बड़ा इंसल्ट था दोस्तों। यानी हमने बताया था ओपन कल्चर में किस तरह से था, तो कभी भी इनकी वाइफ तो स्वीकार करेगी नहीं किए जाए, लेकिन फिर भी बार बार प्रेशर देने के कारण, तो इसी को लालचपन देने के लिए, चूंकि राजा राम मोहन राय ब्राह्मण थे, थोड़ा सा इन्हें लालच दिया गया दोस्तों। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दे दी, कुछ धन दौलत दिया। तो इसी लालच के वशीभूत होकर ये 1830 में दोस्तों ये कहाँ जाते हैं? 1830 में दोस्तों ये लंदन के लिए रवाना होते हैं। और लंदन में उस समय जो राजा था दोस्तों, उसका नाम था विलियम फोर्थ, विलियम चतुर्थ था दोस्तों। कौन था? विलियम फोर्थ था दोस्तों। विलियम फोर्थ ब्रिटेन का किंग था दोस्तों। उसके सामने राजा राम मोहन राय जी प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, और उपस्थित होकर इस केस को देखते हैं। क्योंकि लॉर्ड विलियम फोर्थ दोस्तों उस समय अंग्रेज मिशनरियां 1813 से हमारे देश में धर्मांतरण का कार्य शुरू हुआ था दोस्तों। आप लोग जानते हो धर्मांतरण का काम करना है तो हिंदू और इस्लाम धर्म की बुराई बताना है, और हिंदू धर्म की एक बुराई राजा राम मोहन राय सती प्रथा के रूप में प्रकट कर चुके थे, इसलिए ये अंग्रेजों के भी चहेते हो चुके थे दोस्तों। और जब अंग्रेजों के चहेते हो चुके थे दोस्तों, तो विलियम जो फोर्थ था ना, जैसे इसके दरबार में जाते हैं और बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो विलियम जो फोर्थ था दोस्तों अकबर द्वितीय का पेंशन भी दे देता है और बढ़ी हुई पेंशन के साथ दे देता है। अब देखिए जब बढ़ी हुई पेंशन इन्हें मिल जाती है तो ये अपने काम में सक्सेस हो गए दोस्तों।
अब जब सक्सेस हो गए तो कुछ दिन वहां पे घूमने टहलने लगे कि आए हैं तो थोड़ा सा घूम ही लिया जाए, लंदन देख लिया जाए, उसके बाद चलेंगे हम। और फिर वहीं पर क्या हुआ दोस्तों, एक दिन 27 सितंबर 1833 का समय है दोस्तों, 27 सितंबर 1833 लंदन का दोस्तों, एक ब्रिटेन का एक शहर है ब्रिस्टल सिटी। ब्रिस्टल सिटी में बोला गया है दोस्तों कि इनका हृदय की गति रुक जाती है। इनके बारे में एक ऐसी छोटी सी कहानी है दोस्तों, वो भी याद करने के लिए है, याद करने के लिए दोस्तों, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कि ऐसा कहा गया है कि जब ये लंदन जाने के लिए कहते हैं, इनकी वाइफ मना करती है, किंतु वाइफ के मना करने पे वाइफ से झूठ बोलकर ये ओपन कल्चर में जाते हैं। और ये जब पास कराते हैं तो अकबर द्वितीय एक अच्छा सा तोहफा इनकी वाइफ को देता है कि आपके पति ने मेरा अच्छा काम किया। और जब वाइफ को पता चला तो वाइफ नाराज हुई, और उसी नाराजगी से जब वाइफ इनसे संपर्क करती है, बताती है कि आपने झूठ बोला है, यानी हमसे भी झूठ बोला है। इस बात पे इनकी हृदय की गति दोस्तों, दिल की धड़कन बढ़ती है और ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। अब हम एक कथन हो गया दोस्तों, दूसरे कथन पे अब हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरे कथन पे हम बात करेंगे दोस्तों इनके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। 1815 में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा क्या थी दोस्तों? आत्मी माने आत्मा की सभा। सभा और समिति दो शब्द होते हैं दोस्तों, यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग। समिति क्या होता है? समिति बंद होती है दोस्तों, इसके अंदर जो मेंबर फिक्स होते हैं वही डिस्कस करेंगे। जबकि सभा ओपन होता है, कोई भी आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा, आत्मी माने आत्मा की आवाज। दोस्तों हमारे देश में जो कुप्रथाएं चल रही थी, जो निगेटिव चल रही थी, खासकर सती प्रथा को लेकर, ठगी प्रथा को लेकर, राजा राम मोहन राय ने ये आत्मीय सभा की स्थापना की कि क्या हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी रिलेटिव फीमेल रिश्तेदार अगर सती होती है तो क्या मेरा दिल नहीं दुखता। इस तरह से आत्मीय सभा के थ्रू ये लोगों को बड़े पैमाने पर जोड़ने का कार्य करते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे इसी आत्मीय सभा का रिजल्ट था दोस्तों कि राजा राम मोहन राय के आंदोलन में बड़े पैमाने पे लोग जुड़ते हुए दिखाई देते हैं और जो 1818 में आंदोलन शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ जो 1815 में आत्मीय सभा था दोस्तों, ये 1828 में ब्रह्म सभा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों? ब्रह्म सभा में बदल जाता है। और ये ब्रह्म सभा में बदल देते हैं कि ये ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म का ज्ञान है, ऐसा करना चाहिए, अच्छे विचारों को पालन करना चाहिए। ये सभी निगेटिविटी के अगेंस्ट इन्होंने ब्रह्म समाज का उद्देश्य था समाज को शुद्ध करना। जैसे सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, है ना, पर्दा प्रथा, इस तरह से पोली मैरिज, इन सब जितनी भी निगेटिविटी थी दोस्तों उसमें सुधार करना था। और 1828 में ही ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज में बदल जाता है दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखना, ये क्रम मिलाने के लिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। इस तरह से अब ये ब्रह्म समाज जो बनाए दोस्तों, तो इसको इन्होंने बढ़ाने के लिए कुछ काम किया। क्या काम किया इन्होंने? 1921 में दोस्तों, 1821 है दोस्तों, ध्यान रखना, जल्दी में लिखने में गलती हो गई। 1821 में दोस्तों इन्होंने संवाद कौमुदी समाचार पत्र जारी किए थे दोस्तों। संवाद कौमुदी समाचार पत्र की क्या खासियत है दोस्तों? ये किसी भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में, भारतीय प्रेस में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में भारतीय प्रेस से प्रकाशित पहला समाचार पत्र पूछा जाएगा तो संवाद कौमुदी। वैसे अगर पहला समाचार पत्र एग्जाम पूछा गया सब ज्यादा तो बंगाल गजट है दोस्तों, जेम्स ऑगस्टस सिक्की 1780। कौन है? बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस सिक्की। और इनका जो ये अंग्रेजी में पब्लिश होता था दोस्तों, ठीक है। अच्छा आगे हम बात करेंगे। अच्छा ये संवाद कौमुदी के थ्रू दोस्तों ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने मिरातुल अखबार भी पब्लिश किया था दोस्तों 1822 में। मिरातुल अखबार 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार
अच्छा दोस्तों, अब यानी यहाँ पे राजा राम मोहन राय से संबंधित दोस्तों चीजें सब समाप्त हो गई। बस इतना ही आपके काम की चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि राजा राम मोहन राय बीड़ा उठाने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति थे, यानी राजा राम मोहन राय के पहले ऐसा कोई भी समाज सुधारक नहीं था जिसने ऐसा कार्य किया था दोस्तों। और इनके ही कारण दोस्तों आज हमारे समाज में बहुत सारा चीज डेवलपमेंट हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ? जैसे पहले ये होता था कि पुरुष कार्य करेगा दोस्तों बाहर का और महिलाएं घर का कार्य करेंगी, लेकिन इन्हीं के प्रभाव से आज पुरुष और महिला दोनों समाज में और हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं दोस्तों, जिससे हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। आज इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? आधुनिक भारत का जन्मदाता किससे बोला गया है दोस्तों? बताओ जरा। राजा राम मोहन राय को। अच्छा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता क्यों बोला गया है? आज हम देखते हैं कि फीमेल हमारी हर तबके पे कार्य कर रही हैं, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, हर उच्च पद पे, हर जगह। और इससे जब फीमेल कार्य करे, जो हमारी आधी पॉपुलेशन है, अभी पहले घर के अंदर बैठी रहती थी दोस्तों, जिससे हमारा ग्रोथ सोर्स ऑफ इनकम कम होता था, लेकिन आज काफी कुछ इंक्रीज हुआ है दोस्तों। और ऐसा कार्य करने का जो श्रेय है राजा राम मोहन राय को माना जाता है दोस्तों। एक मन में आता है हमारे क्वेश्चन, आधुनिकता क्या है दोस्तों? तो आधुनिकता का मतलब होता है दोस्तों कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है? कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के नए तरीके को अपनाना, यानी उत्पादन के नए नए तरीके अपनाना आधुनिकता कहलाता है दोस्तों। जींस पैंट पहन लेना, टाई लगा लेना, कोट पैंट पहन लेना, ये कोई आधुनिकता नहीं है, ये बल्कि वेस्टर्नाइजेशन है दोस्तों। यानी धोती कुर्ता पहन के भी अगर डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, नए तरीके निकल रहे हैं, तो आधुनिकता के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। दूसरा क्या कहा गया दोस्तों? इन्हें ब्रिज ऑफ मेडुअल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। ब्रिज कहा गया, यानी इन्हें पुल कहा गया दोस्तों, यानी मध्यकालीन ब्रिज ऑफ मेडुअल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, यानी मध्यकालीन व आधुनिक भारत का इन्हें ब्रिज बोला गया दोस्तों। और इन्हें क्या कहा गया? क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में सुधार करने के लिए बात की, इसलिए इन्हें पुनर्जागरण का पिता बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? पुनर्जागरण। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा गया है, तो ध्यान रखना राजा राम मोहन राय को कहा गया। और इन्हें क्या बोला गया है? पुनर्जागरण का फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। पुनर्जागरण मतलब रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा गया है दोस्तों। बस इतना ही आज के लेक्चर में। बाकी हम इनमें से हलक कुछ जुड़े शब्द और हैं दोस्तों, लेकिन अब लेक्चर हमारा बड़ा हो रहा है इसलिए रोक रहे हैं दोस्तों। जैसे इसमें और जोड़ने की बात थी वो बाद में हम जोड़ेंगे और बताएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। और बार बार वीडियो कम से कम दोस्तों 2 बार देखिए। आप चाहे IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, PCS की कर रहे हो, किसी भी स्टेट की कर रहे हो, यानी इससे रिलेटेड भारत में चाहे जो भी परीक्षा हो दोस्तों, उस परीक्षा से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हमारे टॉपिक के अंदर होगा दोस्तों। आप इस तरह से हमने एनालिसिस किया है, तो आप वीडियो को 2 बार जरूर पढ़िए। कुछ भी दिक्कत होता है दोस्तों तो आप हमसे पूछिए, हम बराबर बताते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।